हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा शुरू में अपने बारे में बताऊं तो माय नेम इज़ हिमांशु। ठीक है, अगर पूरा नाम बोलें तो इट इज़ हिमांशु सहगल। और मैंने अपनी मास्टर ऑफ साइंस, आई हैव डन मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फ्रॉम हिंदू कॉलेज, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे पढ़ाया भी है मैंने, इधर उधर एवरीवेयर, सो उसकी कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत होगी। चलिए, तो चलते हैं हम सीधे अपने आज के एजेंडा पे, दैट इज टाइप्स ऑफ मासेस। तो मैंने जनरली यार क्या देखा है ना, जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, इतनी जगह पर पढ़ाया है, तो उनको इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं जैसे तैसे, बट यहीं उनको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो आज हम वही करने वाले हैं कि आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मासेस। तो कितने तरीके के ना यार मासेस होते हैं वो सब हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मास की बात करूँ, दैट इज सिंपल, दैट इज एटॉमिक मास, और आई कैन से मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास भी हम इसी कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, सेकंड, इसके बाद हम तुरंत चलने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पर, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे ही हम इसे ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लास्ट जाने वाले हैं मोलर मास पे, दैट इज मोलर मास। तो ये तीन टाइप के मासेस हैं जो आज हमें देखने हैं। जनरली ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि ये इतने होते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मास से, दैट इज़ एटॉमिक मास। तो यार नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक मास, दैट मीन्स इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। सिर्फ एक एटम का मास अगर आप बता रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं? एटॉमिक मास। चलिए, तो इसको डिफाइन भी यार ऐसे ही किया जाता है, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। तो आपको कुछ रटना वटना नहीं है। ठीक है, आप चीज़ें समझते हुए चलें तो बहुत आराम से आपको ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी और याद हो भी जाएंगी। चलिए, सो इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। तो यार अगर यही बात है कि ये एटम का ही मास है तो क्यों ना सबके लिखें वन बाय वन। ठीक है, तो एक दो हम लिख के देखते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के मास की, ठीक है, तो इसका मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम है, बहुत छोटा होता है तो मास भी बहुत कम होगा। तो देखिए बहुत ही छोटा, 10⁻⁻24 ग्राम, बहुत ही हल्का। चलिए, अब इसी तरीके से यार अगर मैं हीलियम के लिए लिखूं तो हीलियम के लिए कैसे लिखा जाएगा? इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फेयर इनफ। चलिए, अगर मैं ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए लिखूं, इट इज़ 16 टाइम्स ऑफ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यार यहाँ से कुछ पैटर्न दिख रहा है यार अपने को। वो पैटर्न क्या है? अगर आप गौर से देखें कि ये जो वैल्यू है 1.66 वाली जो वैल्यू है ये रिपीट कर रही है, तो क्वेश्चन आता है क्या पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के लिए रिपीट करेगी? तो आंसर है यस। आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का मास अगर लिखते हैं तो वो इसी वैल्यू के क्या होता है? मल्टीपल में होता है। तो ये बात है, अगर ये वैल्यू बार बार रिपीट ही कर रही है तो क्यों नहीं से एक स्टैंडर्ड ही बना दिया जाए। ठीक है, तो वो देखिए कैसे बनाया गया। अगर मैं इस वैल्यू को एक नाम दे दूं 10⁻⁻24 ग्राम, इसको हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या दिया गया? दैट इज़ 1 AMU। और 1 AMU किसके लिए स्टैंड करता है? दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट हैं उन सब का मास जो है, ठीक है, हम इस वैल्यू के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा हम इनके मास को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के मास को लिखूं तो देखिए कैसे लिखा जाएगा? 1.66 10⁻⁻24। क्या इसको हम 1 AMU लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम हीलियम के लिए लिखें तो हीलियम के लिए कैसे लिखा जाएगा? इट इज़ 4 AMU। फेयर इनफ। चलिए, अगर हम ऑक्सीजन के लिए इसी तरीके से लिखें, सो इट विल बी 16 टाइम्स ऑफ AMU। सॉरी फॉर दैट। तो इट इज़ 16 AMU। तो यार अब आप खुद सोच के बताइए कौन सी वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा आसान है रीड करने के लिए, ये AMU वाली या वो पीछे वाली? ऑफ कोर्स AMU वाली, उसमें हमें -24 ये सब चीज़ों से डील नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और हम करते भी यही हैं, हम इसी वैल्यू से इसको डील करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने मुझसे पूछा
कि आप ना एटॉमिक मास बता दीजिए नाइट्रोजन का। तो हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे, देखिए दैट इज 14 AMU। ठीक है, अब किसी ने बोला नहीं कि हमें ना AMU में नहीं चाहिए, हमें आप जो है ग्राम्स में लिख के दिखाइए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में लिख देते हैं। AMU की वैल्यू क्या होती है, उस वैल्यू को लिख देते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर इन ग्राम्स। तो जब भी हमें एटॉमिक मास लिखना होता है हम इस तरीके से उसको लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर एटॉमिक मास। अब हम देख लेते हैं कि यार ये तो पढ़ लिया, अब क्या होता है ना, बच्चों को याद ही नहीं रहते मासेस। ठीक है, और वो याद करने की यार आपको ज़रूरत भी नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहते हैं वो वैल्यूज़ आपको याद होती रहती है। बट फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ के लिख देता हूँ जो आपको याद रहने चाहिए। जिसके मैंने नहीं लिखे वो आप मान के चलें कि कोई भी आप एग्ज़ाम दें उस एग्ज़ाम में आपको वो पहले से ही क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं सबके मासेस। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करता हूँ। फॉर हाइड्रोजन द वैल्यू इज़ 1। सब में AMU आप लगाते रहना। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन इट इज़ 1, फॉर हीलियम इट इज़ 4, लिथियम, अच्छा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज़ 3, उसका 2 टाइम्स करिए इट इज़ 6, बट इसका 6 नहीं होता, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 7। तो देखिए जो थोड़ा सा डेविएट होगा ना उसके नाम पे मैं क्या कर देता हूँ ना, स्टार लगाया, तो कि ये वाला आपको याद रखना है, कहीं ये ना हो आप दुगना कर करके वही ट्रिक लगाते चलें, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए अब इसी तरीके से लिथियम के बाद बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का 2 4 8, बट 8 नहीं है 9 है। ठीक है, चलिए तो बोरोन नॉट नेसेसरी 10 होता है वैसे उसका। कार्बन का 12, नाइट्रोजन इट इज़ 14, ऑक्सीजन इट इज़ 16, फ्लोरीन इंपॉर्टेंट, ठीक है कर लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 9 जा 18, 18 नहीं है 19 है। नियोन इट इज़ 20। अच्छा बात करें सोडियम की, तो ये तो गांव के बच्चे को पता है, इट इज़ 23। मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम अगेन सबको पता है 27। ओहो स्टार मार्क करना तो हम भूल ही गए हैं, बेरिलियम पे भी स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद कोई है क्या, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 31 अगेन अ स्टार। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2 टाइम्स 30, बट इट इज़ नॉट 30, इट इज़ 31। चलिए सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कॉपर 63.5, सिल्वर 108। तो इतने आपको इनफ रहेंगे। अच्छा एक पोटेशियम भी लिख ही लेते हैं, दैट इज़ 39 एंड कैल्शियम इट इज़ 40। सो अगेन स्टार मार्क। देखिए डी ब्लॉक वाले में तो आप स्टार नहीं करें, ठीक है, वो तो ऐसे ही याद रखें। बाकी हाँ ठीक है, जिनमें स्टार लगाए हैं थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, बाकी क्वेश्चन करते करते ही आपको हो ही जाने हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, 14 टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, वो सिंपल सी है, वो भी देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यार मोलिकुलर मास की, कि मोलिकुलर मास क्या होता है। ठीक है भाई, मैं अगर बात करूं आपको किसी मोलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, अब ये एक मोलिक्यूल है, तो अगर मुझे इस मोलिक्यूल का मास लिखना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं हाइड्रोजन का मास लूंगा, जितना ऑक्सीजन है उसको लूंगा और सबके मासेस को ऐड कर दूंगा एंड देन वी विल गेट अवर मोलिकुलर मास। सो अगर हाइड्रोजन को देखें इट इज़ 1, हाइड्रोजन का भी लिखा हमने 1, कितने हाइड्रोजन है इधर 2, सो इट विल बी 1 टाइम्स ऑफ 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आंसर आया 18। अब अगेन आप एक मोलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं, अगर आप एक के लिए लिख रहे हैं तो हमें कौन सी वाली यूनिट लिखनी पड़ेगी, AMU, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 AMU। बट यहाँ थोड़ी सी साइंटिस्ट को ना यार एक परेशानी हुई, उन्होंने कहा कि यार ये AMU क्यों लिख रहे हो, AMU तो एटॉमिक मास यूनिट है ना, एटॉमिक, जबकि हम तो मोलिक्यूल के लिए लिख रहे हैं। तो बिना मतलब एक छोटा सा विवाद छिड़ा, तो उन्होंने क्या करा कि ठीक है AMU में अगर मज़ा नहीं आ रहा है, मोलिक्यूल के लिए लिख रहे हो, तो इस AMU को बाद में चेंज कर दिया गया किसमें, U के अंदर, वेयर U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। कुछ भी बेटा चेंज नहीं है इसके अंदर, बस AMU को आपको U लिखना है। बट क्वेश्चन में AMU आ जाए या U आ जाए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको तो सेम ही लेके चलना है। अच्छा तो ये हो गया यार एक H2O मोलिक्यूल का मास। अब कोई आपसे अगेन वही छेड़ाछाड़ी कर दे कि भाई मुझे तो ग्राम्स में ला के दो, तो आपको क्या करना है,
भाई AMU की वैल्यू लिख दो, कितनी होती है अभी याद की थी हमने, डेट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल का ग्राम्स के अंदर मास। ठीक है, चलिए अच्छा यार, अब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम सारे एलिमेंट्स का, उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं उन सब के मास को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से नहीं होनी चाहिए कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफाइन इस तरीके से करते हैं, दैट इट इज़ द सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, सॉरी, it is the sum of all the elements present in a molecule, present in a molecule। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन सब एलिमेंट्स के मासेस को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाने वाला है, अपना मोलिकुलर मास। अगर यही बात है तो यार क्या हम H2SO4 के लिए भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस सल्फर इट इज़ 32 प्लस ऑक्सीजन इट इज़ 16 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? 4। सो इट विल बी 2 + 32 प्लस 16 × 4 32 दैट विल बी 64। ये आप कर लेंगे, ये सब कुछ मिला मुलू के आपका आ जाने वाला है 98U। ठीक है, अगेन फिर कोई बोले कि भाई ग्राम्स में लिखो तो वो भी लिख सकते हैं, 1.66 × 10⁻⁻24 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाने वाला है? मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो अभी तक हमने करा मोलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास। तो चलिए एक आध का किसी का और निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे भी दिल को तसल्ली हो जाए। चलिए CaCO3 का निकाल के देखते हैं। भाई कैल्शियम इट इज़ 40, फॉर कार्बन इट इज़ 12, फॉर ऑक्सीजन इट इज़ 16 × 3, 40 + 12 इट विल बी 52 प्लस 16 × 3 इट विल बी 48, दैट विल बी 100U। अगेन किसी ने बोला कि भाई ग्राम्स में चाहिए, नो वरीज, इट इज़ 1.66 U की वैल्यू लिख दीजिए इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, 100 है, कहीं से भी मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, पॉइंट 2 प्लेस आगे ले जाओ, 166 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है? मोलिकुलर मास। चलिए अब थोड़ा सा यार डिफाइन कर लेते हैं AMU को। तो यार AMU है क्या? 1 AMU अभी जस्ट हमने देखा, इट इज़ 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब ना बहुत सारी रिसर्च हुई कि ये वैल्यू लाई कैसे जाए, तो ये वैल्यू बड़े सिंपल, मतलब सिंपल नहीं था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारी कैलकुलेशंस की गई, तब कहीं जाके पता चला कि अगर हम देखिए कार्बन के ना हर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अगर आपको नहीं पता क्या आइसोटोप होते हैं, हम आने वाली वीडियोस में कर लेंगे। अभी के लिए याद रखें कि कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया, उसके मास को 1/12 किया गया, तब जाके जो वैल्यू आई वो वैल्यू थी 10⁻⁻24 ग्राम। और यही हमारा क्या बोला गया? स्टैंडर्ड, जो कि हमने पीछे भी बात की थी, इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक है, जब भी हम AMU कर रहे हैं। अच्छा जी, तो यार अब हम क्या AMU भी डिफाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये डिफाइन होगा। देखिए इट इज़ द मास ऑफ, ये मास है किसका? कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12, बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो कैसे लिखेंगे हम? इट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ 12C आइसोटोप। यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी 1 AMU की। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये पूछी ज़रूर जाने वाली है। ठीक है, चल नेक्स्ट अपने मास पे चलते हैं। तो हमने एटॉमिक मास कर लिया, मोलिकुलर मास कर लिया। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो भाई साहब ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का ना आपको क्या निकालना है? राम निकालना है। राम स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेट करना है, तो किससे रिलेट करना है? AMU से। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है? मास ऑफ एन एटम, या फिर एटम नहीं है, मॉलिक्यूल के लिए लिखना है तो मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1 AMU। स्टैंडर्ड से आपको डिवाइड कर देना है, बस यही आपका राम है।
तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यार राम निकालना है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मास ऑफ एन एटम, क्या एटम लिया है आपने, पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है बेटा, पोटेशियम होता है एटॉमिक नंबर 19, उसका 2 टाइम्स इट विल बी 38, बट मैंने क्या बताया कि ये एक्सेप्शन है, एक नंबर ऐड कर दो, इट विल बी 39 AMU। बहुत बढ़िया। अब नीचे 1 AMU है, 1 AMU से डिवाइड कर दीजिए, तो AMU एंड AMU विल गेट कैंसल्ड बाय ईच अदर एंड वी विल गेट 39 एज अवर आंसर। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, 39 पहले भी था, 39 अब भी है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 14 था और 14 ही आपका आगे आने वाला है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत यार विचित्र सी चीज़ हो गई है, आपकी यूनिट गायब हो गई है। तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं डेट राम, यहीं लिख दे क्या, यहीं लिख देते हैं, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कि अगर हम किसी का भी मास विदाउट यूनिट लिख रहे हैं तो हम उसका राम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। सिमिलरली अब देखिए थोड़ी बहुत और चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर यार मैं आपसे बात करूँ कि जो राम है क्या वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड पे, जी बिल्कुल स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि इसके फॉर्मूले में नीचे की तरफ क्या आ रहा है, AMU, जो आपने स्टैंडर्ड मान रखा है। तो हम ये कर देते हैं कि राम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, AMU, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड के। तो देखो कहीं ना आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, स्कूल में तो शायद ना मिले, पर अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ मिल सकता है कि स्टैंडर्ड जो 1/12 है हमने उसे चेंज कर दिया, हमने उसे 1/5 कर दिया। ठीक है, तो बताइए क्या राम की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, तो बेटा बिल्कुल चेंज होगी। देखिए मास ऑफ एन एटम तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो बेटा देखो ये पेंसिल है, ठीक है, अब इसका जो मास है वो तो बेटा वही रहने वाला है। मैं स्टैंडर्ड कुछ भी लूँ, अगर ये 2 ग्राम की है तो ये 2 ग्राम ही रहने वाली है। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, जो स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा, ये तो कर रहा है स्टैंडर्ड पे डिपेंड, तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाने वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया कि जो न्यू स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो इन्होंने कर दिया है 1/5 ऑफ 12C, और हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड क्या है, हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड होता है दैट इज 1/12 ऑफ 12C। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर ऐसी ही बात है कि हमने न्यू स्टैंडर्ड चेंज किया है, तो जो न्यू राम है, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन वो कितना होने वाला है, इन्होंने ऐसा पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डील कैसे करना है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप राम लिखिए ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, राम लिखिए न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको जो न्यू राम है वो मिल जाने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए तो मैं राम लिख देता हूँ यार ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर मैं ओल्ड स्टैंडर्ड की बात करूँ तो कैसे लिखेंगे भाई, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ एन एटम जो कि नाइट्रोजन रहेगा, या मैं एटम की जगह अब सीधे नाइट्रोजन लिख देता हूँ, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड स्टैंडर्ड। ओल्ड स्टैंडर्ड क्या है बेटा हमारा 1/12 ऑफ 12C, फेयर इनफ। चलिए अब यार इसी तरीके से ना हम लिख लेते हैं न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर यार मैं न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखने वाला हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/5 ऑफ 12C, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करना है भाई, ओल्ड को न्यू से या न्यू को ओल्ड से, किसी को भी किसी से बस डिवाइड करना है आपको। तो यार मैंने इसको यहाँ डिवाइड करा और इसको यहाँ डिवाइड करा। चलिए अगर आप इस चीज़ को देखें तो बेटा मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन वो तो दोनों केस में सेम रहने वाला है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप यहाँ पे जो राम ओल्ड वाला है वो कितना था आपका, वो तो 14 है, पता है अपने को। अच्छा जी, राम जो न्यू वाला है वो अपने को नहीं पता यार, वही तो निकालना है, तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स, भाई ये तो वही वाली बात हो गई, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, तो c b के पास जाता है और d a के पास जाता है। उसी के अकॉर्डिंग इसको मैं, इस वाले को मैं जो है यहाँ भेज देता हूँ और इस वाले को जो है मैं यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है,
तो एक पेज ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनने वाला है, देखिए अब जो इक्वेशन बनने वाली है डेट इज़ 14 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए ये जो यार 1/5 ऑफ 12c है, ये तो सबसे ऊपर चले जाएगा, 1/5 ऑफ 12c इंटू 12c। अच्छा, उसके नीचे क्या है 1/12 ऑफ 12c। तो यार देखो 12c, इसको और सिंप्लीफाई करूं, देखिए 12c डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12c डिवाइडेड बाई 12। इसमें दोबारा ABCD वाला फंडा लगा दीजिए, ये इसके पास और ये इसके पास, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या बनने वाला है यार 12c इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12c। तो देखिए 12c से 12c गया, आपका आंसर क्या आया 14/x इज इक्वल्स टू 12/5। डन। चलिए, तो x की वैल्यू यार यहाँ से क्या निकल जाएगी 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पर अब क्वेश्चन आता है कि यार इतनी सारी मेहनत कर ली, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है? बिल्कुल आसान तरीका है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए बेटा, क्या राम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड के? बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या इसके लिए मैं यार ये वाला तरीका नहीं लगा सकता? थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं, यहाँ देखना यार, आपने ये न्यू स्टैंडर्ड लिया है, सॉरी ये ओल्ड स्टैंडर्ड है और ये न्यू स्टैंडर्ड है। न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड लिखा गया है वो ऊपर है, ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लिखा गया है वो नीचे है। तो क्यों ना एक फॉर्मूला ही बना ले, कैसे कि अगर मैंने राम ओल्ड वाला ऊपर लिखा है और न्यू वाला नीचे लिखा है, तो जो मेरे स्टैंडर्ड का रेशियो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि न्यू स्टैंडर्ड मुझे ऊपर लिख देना है और ओल्ड स्टैंडर्ड मुझे नीचे लिख देना है। अगर ऐसी ही बात है तो चलिए अपना क्वेश्चन को हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। भाई नाइट्रोजन के लिए लिया है तो ओल्ड स्टैंडर्ड कितना था अपना 14, न्यू स्टैंडर्ड निकालना था। अच्छा, न्यू स्टैंडर्ड क्या था 1/5, ओल्ड स्टैंडर्ड क्या था 1/12, 12c वगैरह सब कट जाना है। आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चों को दिक्कत आती है, तो इस पर आप कृपया करके ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो ये भी ख़त्म हुआ। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मोलर मास। तो मोलर मास के लिए ना यार थोड़ा सा मुझे टाइम दे कि मैं आपको ना एक बार बस एक मोल लिखवा दूं कि मोल होता क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इसका हम देखेंगे कि क्या होता है। तो बेटा अगर मैं मोल की बात करूं तो जैसे डज़न होता है ना कि एक डज़न में 12 चीज़ें आती हैं, उसी तरीके से एक मोल के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी चीज़ें आपकी एक मोल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसकी बेटा यूनिट भी यही होती है, यूनिट में भी क्या आएगा इतनी चीज़ें एक मोल में, तो यूनिट भी क्या है पर मोल। बस इतना आप याद रख लें, बाकी हम आगे से डिस्कस करेंगे। तो 1 मोल इज़ बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। चलिए, अब बेटा मोलर मास क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, और इस एक पेन का मास है 2 ग्राम, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इसका जो है आप डज़न मास बता दीजिए। तो भाई एक का अगर 2 ग्राम है तो एक दर्जन का कितना होगा, एक दर्जन में 12 आते हैं, तो 12 इंटू 2 कर देंगे तो इट विल बी 24 ग्राम। उसी तरीके से बेटा मोलर मास होता है। अगर एक का मास हमें पता है और मुझे निकालना है मोलर मास, तो मैं उसको इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे मोलर मास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन भी ना बेटा इसी तरीके से लिखते हैं, देखें कैसे, कि इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है मोलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है हैविंग मास 10 ग्राम, एक एलिमेंट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट इट्स मोलर मास। आपको क्या पता लगाना है? इसका मोलर मास पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे यार? सिंपल सी बात है भाई, एक एलिमेंट मान लेते हैं x, या चलो एलिमेंट ही लिख देते हैं, तो 1 एलिमेंट का मास कितना है 10 ग्राम, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 10, 3 का 3 इंटू 10, पर मुझे मोलर मास चाहिए। तो अगर यार इसका मोलर मास निकालना है
तो अब तो आपको बिल्कुल ही खबर हो गई होगी मैं क्या करने वाला हूँ। 1 का 10 है, 2 का 2 × 10, 3 का 3 × 10, 1 मोल का कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा ये तो ग्राम हो गया, और 1 मोल में जो इसकी जो यूनिट होती है डेट इज पर मोल, तो यूनिट क्या निकलेगी ग्राम पर मोल, यानी कि इतना ग्राम पर मोल में, हर मोल में। तो 10 को 23 के साथ ले जाओ या इधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। सो इसका मोलर मास निकल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ना यार हमें ना हर सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है, और देखो बहुत सिंपल है, अभी देखना मजा आ जाएगा बिल्कुल। अगर हम हाइड्रोजन का मोलर मास निकालें तो पहले हम एक हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, इट इज 1 AMU, या फिर इसको अगर सोल्व करें तो इट विल बी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये तो हो गया एक का। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इसका, ये तो एक का हो गया, ठीक है, अब मुझे निकालना है यार मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। अब मुझे निकालना है मोलर मास, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये तो हो गया एक का। अच्छा मुझे 1 मोल का निकालना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। यूनिट अगेन ग्राम तो ऑलरेडी था, इसके आने से पर मोल भी आ गया। और पता है आपको ना जान के यार बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि आपको डरना नहीं है इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के। ये सब जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये सब जो आ रहा है इसका आंसर देखना भी क्या निकलेगा। ठीक है, ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा है। इसी तरीके से यार मैं ना लिखते हैं हम फ्लोरीन के लिए लिखते हैं। चलिए ठीक है, फ्लोरीन का क्या होता है 19 टाइम्स ऑफ 1.66 इंटू 10⁻24। लेकिन मुझे तो मोलर मास चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू से अगेन, यूनिट ग्राम पर मोल। क्या ये वैल्यू फिर रिपीट करी? बिल्कुल करी, और आपको जान के खुशी होगी ये वैल्यू यार हर बार रिपीट करने वाली है। मान लीजिए आप ऑक्सीजन का लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, इट इज 16 टाइम्स ऑफ 1.66 इंटू 10⁻24। एक के लिए मोलर मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। अगेन फिर ये रिपीट कर जाएगी, यानी कि यार ये नंबर अलग है और ये वाली सारी वैल्यू बार बार रिपीट करेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 इसका आंसर आता है। आप घर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं या आप मेरी बात मान सकते हैं, इसका आंसर 1 आता है। तो यार अगर मुझे मास लिखना है तो अब देखना मैं कैसे लिखूंगा 1, और इस वैल्यू का भी आंसर 1 आ रहा है, तो सीधे सीधे मैं क्या लिख देता हूँ 1 ग्राम पर मोल। फ्लोरीन का देखिए ये जो पूरी वैल्यू है इसका आंसर अगेन ऊपर ही तो करा मैंने, बताया 1 आने वाला है, तो 19 इंटू 1 इट विल बी 19 ग्राम्स पर मोल। तो यार बढ़िया बात हो गई। क्यों बढ़िया बात हो गई? मान लीजिए आपको लिखना है किसके लिए, लिख लेते हैं किसके लिए, कैल्शियम के लिए। अगर मैं एक कैल्शियम का लिखूं तो इट इज़ 40 AMU। अब मैंने बोला यार मुझे मोलर मास लिख के दिखाओ, तो मोलर मास कैसे लिखेंगे 40 इंटू AMU की वैल्यू इज 1.66 इंटू 10⁻24। अच्छा मोलर मास चाहिए तो 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू का आंसर 1 आने वाला है, आंसर क्या आ जाएगा 40। सिर्फ क्या चेंज होने वाली है यूनिट। तो यार सारा ही हैजल बच गया ना। तो अब मुझे पता चल गया कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी यार, रिलेटिव एटॉमिक मास ये वो फला ढिमका बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ना यार अब मैं बहुत बढ़िया से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए अब यहाँ बहुत गौर से सुनना, पीछे जो किया वो कॉन्सेप्चुअल था, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सार कहानी का ये है, 2-3 चीज़ें करवाऊंगा, अब इसको देख लीजिए आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे को ना सल्फर के लिए लिखना है, किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे अभी बहुतों के लिए। तो बेटा सल्फर के लिए या कोई भी एलिमेंट हो, हम उसके लिए ना 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक सल्फर का कितना होता है 32। चलिए मान लीजिए मैं 32 AMU लिखता हूँ, यहाँ पे मैं खाली 32 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, देख रहे हो सिर्फ यूनिट चेंज करी है। अच्छा AMU, तो बच्चे को पता लग गया होगा कि व्हाट इज AMU। बेटा ये है मास ऑफ 1 सल्फर, क्योंकि AMU के टर्म्स में लिखा है मैंने। ठीक है, एक मोल वोल का नहीं है, ये एक सल्फर का है, तो हम इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बीच वाला क्या है बेटा, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ये तो राम जी हो गए। ठीक है, चलिए 32 ग्राम्स पर मोल लिख दिया बेटा, बात खत्म।
मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास मतलब ये कितनों का मास है, मास ऑफ 1 मोल सल्फर, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर। बात खत्म। चलिए अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, CO2 के लिए लिखता हूँ। बेटा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, टोटल करेंगे 44 आ जाएगा। इतना आप कर लेंगे, मैं आप पे इतना भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो यार इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज 44U, अब AMU नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मोलिक्यूल है, ठीक है, U करेक्ट वर्ड रहेगा। अच्छा खाली 44 भी लिख सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो राइट 44 ग्राम्स पर मोल। आइए छेड़ाछाड़ी करते हैं। चलिए 44U, बेटा 44U अगेन एटॉमिक मास, क्योंकि U के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। मैं बार बार बोलूँगा ताकि आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल ये बात छप जाए। दैट इज़ मास ऑफ 1 CO2, ठीक है। चलिए 44 विदाउट यूनिट, अब तो यार साथ साथ बोलो, ठीक है। ये तो राम भाई हो गए, राम जी, ठीक है। चलिए 44 ग्राम्स पर मोल, बेटा क्या लगता है, मुझे तो ये मोलर मास लगता है, ठीक है। इट इज़ मोलर मास। चलिए अब अगर ये मोलर मास है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं बोल के बोर कर दूंगा आपको। इट इज़ मास ऑफ 1 मोल CO2, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 CO2। चलिए ठीक है, ये भी लिख लिया। एक मोलिक्यूल और लें क्या, H2 हो गया, CO2 हो गया, और क्या क्या ले सकते हैं, कोई बढ़िया सा बता दो यार, इतने सारे मोलिक्यूल हैं कोई याद ही नहीं आ रहा। NH3 ले लेते हैं। चलिए NH3 अगेन करते हैं छेड़ाछाड़ी। तो यार नाइट्रोजन को होता है 14, 3 हाइड्रोजन है, 14 + 3 इट विल बी 17, 17 17 17। एक को एज इट इज छोड़ देते हैं, कोने वाले को एज इट इज छोड़ दो। इसको लिख लेते हैं बेटा U, और इसको लिख लेते हैं ग्राम्स पर मोल। आ जाइए छेड़ाछाड़ी करेंगे दोबारा। 17U बेटा ये क्या हो गया, इट इज़ मास ऑफ 1 NH3, यानी कि ये हो गया बेटा मोलिकुलर मास। पीछे एटम लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, इसको कर देना बेटा मोलिकुलर मास, ठीक है। अब तो इतना तो यार आप समझ ही गए होगे, ठीक है। इट इज़ मोलिकुलर मास। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मास ऑफ 1 NH3, दैट मीन्स इट इज मोलिकुलर मास। चलिए 17 ग्राम्स पर मोल, बेटा ये हो गया मास ऑफ 1 मोल NH3, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻, इतने सारे, बहुत सारे हैं, ठीक है। नाउ इट इज 17, सिंपल 17 मीन्स ये तो राम जी हैं, ठीक है। चलिए तो पीछे जो भी चीज़ें करी यार हमने वो सारी कॉन्सेप्चुअल थी। एट लास्ट आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि क्या है। अब मान लीजिए 17U है, आपसे पूछ लीजिए नहीं हमें तो ग्राम्स में आंसर दीजिए, एक एटम का ग्राम के अंदर, तो एक एटम की बात हो रही हो तो आपके मन में U और AMU ही जाना चाहिए, और U की वैल्यू आपको पता है, डेट इज़ 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, एक का निकाल देना, ठीक है। अगर वीडियो वैसे आपको सारी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार इसको और दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद के जो मोल के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसके लिए हम फर्दर वीडियोस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत आए दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।